Hello and welcome to Innovative Learning Process. Now we'll take the lesson from Maths Profit and Loss. Topic Profit and Loss. एक दुकानदार एक सीडी प्लेयर 1500 रुपये में ख़रीदा है और इसे 1750 में बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 1500 रुपये में ख़रीदा है और 1750 में बेचा है, यानी उसको लाभ मिला है। जो लाभ उसको मिला है 1750 माइनस 1500 रुपये, यानी कि उसको लाभ मिला है टोटल 250 रुपये का। लाभ प्रतिशत बताने के लिए लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। इस फार्मूले पर इसको रखें तो 250 रुपये इसका, ये इसका लाभ है। तो 250 रुपये बटे 1500 रुपये में ख़रीदा था, क्रय मूल्य 1500 रुपये बटे में और इंटू 100। इस तरीके से इसको सॉल्व करें तो 1 0 इससे कैंसिल हो गया। 25 एकम 25, 25 छक्का 150, ये आ गया 100 बटे 6। इसको और सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 50 बटे 3, 2 से काट दिया, ये हो गया 50 बटे 3। इसको इस फॉर्म में लिख दें 16 सही 2 बटे 3, 16 3 48, 2 50 बटे 3, ये इसका परसेंट लाभ हो गया और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शोभित ने एक कलाई घड़ी 2200 रुपये में ख़रीदी और इसको 1980 रुपये में बेच दिया। उसकी हानि और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 2200 में उसने ख़रीदा है और 1980 में बेच दिया है। जितने में ख़रीदा है उससे कम में बेचा है, यानी उसको हानि हुई है। तो कितनी हानि हुई है? हानि प्रतिशत बराबर जैसे लाभ का है फार्मूला वैसे हानि का है, हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो हानि हमारी कितनी है? 2200 में ख़रीदी है उसने, ये तो इसका फार्मूला हो गया। 2200 में ख़रीदा है और बेचा है 1980 में, माइनस 1980 और बटे क्रय मूल्य 2200 रुपये। 2200 में से 1980 घटा दें तो बचेगा 220 और बटे 2200 इंटू 100। इसको थोड़ा कैंसिल करके देख ले। 1 0 1 0 से कैंसिल, 22 दहम 220, यानी कि आ गया ये 100 बटे 10। ये 0 कैंसिल, आ गया आंसर इसका
10% हानि, 10% की हानि हुई। ये हमारा आंसर हो गया। और टोटल रुपए में कितनी हानि हुई? 220 रुपये की हानि हुई। हानि हुई 2200 और 1980 इसमें से घटा दें तो हो गया 220 रुपये की हानि। ये पूछ रहा था कि हानि बताओ, तो 220 रुपये की हानि, और हानि परसेंट कितना है? 10%। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, गिरधारी लाल ने एक पुरानी बाइक 12,000 में खरीदी है और उसके मरम्मत पर 2850 रुपये खर्च किए। तब उसने इसे अपने मित्र मुकेश को 13,860 रुपये में बेच दिया है। उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई है? 12,000 में उसने खरीदा है और मरम्मत पर 2850 रुपये लगाए हैं, तो उसका जो टोटल खर्च लगा है 12,000 और 2850 जोड़ने पर मिलेगा उसका कुल निवेश। बारह हजार की खरीद के लेके आए और उसके बाद में 2850 रुपये उसमें और खर्चा किया है। टोटल उसका खर्चा लगा है 14,850 रुपये। ये इसका क्रय मूल्य हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये 14,850 रुपये। और ये बेचता है 13,860 में, और इसका जो सेलिंग प्राइस है बेचने वाला वो है 13,860 रुपये का, यानी कम में बेचता है। तो इसको घटाने के बाद में मिलेगा ये 990 रुपया, यानी 990 रुपये की हानि होती है। तो इसको हानि परसेंट में निकाल लें। हानि परसेंट 990 रुपया बटे कितने रुपये उसने लगाए हैं? 14,850 रुपये, और इंटू 100, इतना उसने खर्चा किया है। ये जीरो यहाँ से कैंसिल, 11 से काट दें तो 11 9 99, 11 एकम 11 और 3 38, 11 3 33 और 55 हो जाएगा, 11 5 55। तो ये हो गया 9 गुणे 100 बटे 135, और उसके बाद में है 9 एकम 9 और 15 9 135, ये हो जाएगा 100 बटे 15। और जब ये 100 बटे 15 हुआ तो इसको आगे चल के काटते हैं। सौ बटे 15 हो गया। इसको दोबारा से हम 5 तिया 15, 5 विषयम 100, यह आ रहा है 20 बटे 3, या इसको और हम दूसरे टर्म में कह सकते हैं 3 छक 18 और 2 बटा 3। तो ये हो जाएगा 6 से ही 2 बटा 3% की हानि, और यही हमारा आंसर है कि उसमें उसको 6 से ही 2 बटे 3% की हानि हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
18 आमों का क्रय मूल्य 16 आम के विक्रय मूल्य के समान हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखें, 18 आमों का जो क्रय मूल्य है, खरीद मूल्य जो 18 आम का है वो 16 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब ये है कि जितने रुपए में 18 आम उसने खरीदा था, उसने 16 आम बेच करके वो पैसे निकाल लिए, तो उसको बचे हुए आम कितने हैं? 2 आम। तो लाभ इसको हो रहा है, लाभ प्रतिशत क्या होगा? उसको लाभ में 2 आम बच रहे हैं तो 2 ऊपर लिख लें, और कितने उसने बेचे हैं? 16 बेचे हैं, वो नीचे लिखना है और इंटू 100 कर देना है। तो 2 एकम 2, 2 अठे 16, यानी कि 100/8। ये हो जाएगा 12.5। ये लाभ हो गया है, 12.5% का उसको लाभ हुआ है। हो गया। जितने यहाँ पे बचे हुए आम हैं, 2 आम हैं, 2 आम बचे हुए हैं, और कितना बेचा है वो बटे के नीचे कर दिया, 16 आम बेचे हैं उसने, और इंटू 100 कर दिया बस। अगर हानि का निकालना हो तो जितने आम की हानि हुई हो और जितने बेचा हो वो बटे के नीचे रहेगा, और उसके बाद इंटू 100। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 कुर्सियों का जो क्रय मूल्य है 30 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत उसमें अभी जो आम में था लाभ हो रहा था, अब यहाँ पर हानि हो रही है, क्योंकि 25 कुर्सी जितने रुपए में ख़रीदा है उतना रुपया पाने के लिए वो 30 कुर्सी को बेचता है, यानी कि 5 कुर्सी की हानि हो रही है। तो हानि प्रतिशत बताओ। हानि प्रतिशत उसी तरीके से हम करेंगे। कितनी हानि हो रही है? 25 कुर्सी जितने में ख़रीदा है उतने ही रुपए पाने के लिए उसको 30 कुर्सी बेचना पड़ता है, यानी कि 5 कुर्सी की हानि हो रही है। तो 5 ऊपर लिखा, और कितना बेचता है? 30 कुर्सी, तो 30 नीचे लिखा और इंटू 100 कर दिया। यही हमारी है, सॉल्व करने पर आंसर होगा 5 6 30, यानी कि 100/6। ये हो गया 50/3। तो 50/3 को हम लिख सकते हैं 16 3 48 और 2 50 और बटे 3, 16 से ही 2/3% की हानि। ये हमारा आंसर हो गया। एक फेरी वाला 56 रुपये के 20 की दर से संतरे खरीदता है और उन्हें 35 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। 56 रुपये के 20 संतरे खरीदता है। देखिए 20 संतरे वो खरीदता है, ₹56 में। तो एक संतरा खरीदेगा वो 56/20 का। ऐसे ही 12 संतरे वो खरीदेगा 56/20 × 12। इसको सॉल्व करें। 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12,
और इसको और सॉल्व करें, ये हो जाएगा 56 गुणा 3/5। तो इसको पूरा सॉल्व करने के बाद में ये आएगा 33 रुपया 60 पैसा। ये आया है 12 संतरे का दाम। यानी कि ये 33 रुपया 60 पैसा 12 संतरे का ये कॉस्ट प्राइस है उसका। और 12 संतरे को बेचता है वो, सेलिंग प्राइस उसका कितना है 12 संतरे का? 35 रुपया। तो लाभ उसका क्या होगा? 35 माइनस 33 रुपया 60 पैसा, और इसको घटाने पर मिलेगा 1 रुपया 40 पैसा। ये उसको टोटल लाभ मिल रहा है। तो लाभ प्रतिशत हमें बताना है। लाभ प्रतिशत कितना लाभ हुआ है? 1 रुपया 40 पैसा ऊपर लिखा। और उसके लागत कितना लगाया है? 33 रुपया 60 पैसा। 33 रुपया 60 पैसा उसने लागत लगाया है, और इंटू 100। यहाँ पे 2 अंक पे ये डेसिमल है, ये 2 अंक पे यहाँ डेसिमल लगा है, और 2 अंक पर यहाँ। तो इसको हम दोनों के डेसिमल को हम कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि ये डेसिमल और ये डेसिमल, क्योंकि दोनों अंक दोनों के बराबर हैं। तो इसको हम ऐसे लिख लें 140/3360 इंटू 100। और इसको हम सॉल्व करें। एक 0 0 कटा, और इसको 14 से काटते हैं। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, और यहाँ पे 5 बचा और 56 हो गया। तो 14 चौको 56, यानी कि ये बच गया 100/24। इसको 4 से और कैंसिल करते हैं। 25 चौको 100 और 4 छक 24, तो ये हो जाएगा 25/6, यानी कि 6 चौक 24 और एक 25/6। ये हमारा लाभ प्रतिशत हुआ। 4 सही 1/6% का लाभ हुआ। 4 सही 1/6% का लाभ हुआ, और यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीलर 50 कुर्सियाँ 50,000 रुपये में खरीदा है, किंतु इनमें से 20 क्षतिग्रस्त हैं। वह प्रत्येक क्षतिग्रस्त कुर्सी को ठीक कुर्सी के मूल्य से 3/4 मूल्य में बेचने का निर्णय करता है। वह मूल्य क्या होना चाहिए ताकि पूरे सौदे में 35% का लाभ कमा सके? देखिए, 50 कुर्सियाँ उसने खरीदी हैं 50,000 रुपये में। वो पूछ रहा है कि पूरे सौदे में 35% का लाभ कमाने वाला उसको बेचना है। तो 35% का लाभ, यानी कि 50,000 का 35% लाभ 50,000 का, तो ये 50,000 गुणे 35 और बटा 100।
इसको 0 0 0 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15 और 2 17 और 2 0। उसको टोटल उसे 17, 5 तियाँ 15 और 5 तियाँ 15 2 17, 17,500 रुपया इतना उसको लाभ चाहिए। पूरे सौदे में। अब देखते हैं कि जो 20 कुर्सियाँ उसकी क्षतिग्रस्त हैं, 20 कुर्सियाँ क्षतिग्रस्त हैं, वो ठीक कुर्सी के मूल्य से 3/4 में बेचेगा उसको। तो 20 कुर्सियाँ जो हैं, 20 क्षतिग्रस्त कुर्सी बेचेगा 50 कुर्सी 50,000 में है, तो एक कुर्सी 1,000 में है, तो 20 कुर्सी उसको 20,000 में मिली होगी और इसको बेचेगा वो 3/4 मूल्य पर, 3/4 मूल्य पर इतने में बेचेगा उसको। यानी कि ये हो जाएगा 4 पंचे 20 और फिर 3 0 और 5 तियाँ 15, 15,000 में ये बेच देगा इनको। क्षतिग्रस्त जो 20 कुर्सियाँ हैं उनको 15,000 रुपये में बेचेगा। अब उसको टोटल लाभ चाहिए 17,500 रुपया, जिसमें से वो 15,000 की वो क्षतिग्रस्त कुर्सियों को बेच देगा। तो टोटल उसको कितना अमाउंट चाहिए? कुल विक्रय मूल्य उसका होना चाहिए 50,000 और 17,500 का जो लाभ है, 17,500 का जो लाभ है, ये तो इसका कॉस्ट हो गया और इतना लाभ, इतना रुपया उसको चाहिए। तो ये हो रहा है 67,500 रुपया। इस 67,500 रुपये में 15,000 की तो वही कुर्सियाँ हैं जो क्षतिग्रस्त हैं और उनको बेच लेगा ये, तो 15,000 रुपये उनका माइनस कर लें। उसके बाद में जब ये 15,000 को घटा दिया जाएगा तो बचेगा 52,500 रुपया। इतना रुपया और उससे चाहिए। और ये 30 कुर्सी बची हैं जो उनका दाम है, उनको बेच करके इतना पैसा उसको लेना है। 30 कुर्सी का सेलिंग प्राइस होगा ये 52,500। इसमें ये पूछ रहा है वह क्या मूल्य होना चाहिए ताकि पूरे सौदे में 35% लाभ कमा सके। तो एक कुर्सी का दाम क्या होगा? 30 कुर्सियों का दाम
विक्रय मूल्य 52,500 रुपया है, तो एक कुर्सी का 52,500 बटे 30, इसको हम सॉल्व कर लें। ये कैंसिल हो गया, 17 तियाँ 51 और 1 और 5 15, 3 पचे 15 और 1 0, तो ये आ जा रहा है 1750 रुपया। यानी कि अब वो एक कुर्सी, जो अच्छी वाली कुर्सी हैं 30, उनको टोटल बेचेगा वो, जो 30 अच्छी कुर्सियां हैं वो 52,500 में बेचेगा, जो कि 30 बची हुई अच्छी कुर्सी हैं, और एक कुर्सी का दाम उसका होगा 1750 रुपया। यही हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु के विक्रय मूल्य को 50 रुपये घटाने पर एक 5% का लाभ 5% की हानि में बदल जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 5% का लाभ और 5% की हानि में बदल जाता है, इनका डिफरेंस कितना है? 10%। 10% ये अंतर है। कब? 50 रुपया के लिए, यानी 10% बराबर 50 रुपया। तो 10% बराबर 50 रुपये। 100% बराबर, जैसे यहाँ 1 0 बढ़ा दे तो 100%, तो इधर भी 1 0 बढ़ा दें तो ये हो जाएगा 500 रुपया। यही हमारा आंसर है, उसका विक्रय मूल्य 500 रुपया। यानी कि अगर 500 रुपये में बेचा जाए तो उसको 5% का लाभ होगा, और अगर उसमें से 50 रुपये घटा दिया जाए तो 5% हानि होने लगेगी, यानी 450 रुपये बेचने पर वस्तु को 5% की हानि होने लगेगी। इस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य उसका क्या होगा, तो विक्रय मूल्य उसका 500 रुपये होगा। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद में इसको 880 रुपये में बेचा जाता है। इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। 12% की छूट देने के बाद इसको 880 रुपये में बेचा जाता है। देखिए, विक्रय मूल्य जितना है वो बराबर के उस पार लिखते हैं, जैसे 880 में बेचा गया ये, और 12% की छूट देने के बाद में, तो 12% छूट देने का मतलब 12% कम कर दिया 100 में, तो 100 में 12% कम कर दिया तो कितना हो गया? 88/100 x, माना उसका मूल्य 100 रुपये है तो 88/100 x बराबर 880 रुपये। तो x की वैल्यू निकाल लें। 880 × 100/88, 88 दहम और 10, 1000 रुपये। x बराबर 1000 रुपये आ गए। यही आंसर है। अंकित मूल्य उसका 1000 रुपये होगा। अगर 12% छूट देने के बाद में इसको 880 में बेचा जाए तो अंकित मूल्य उसका 1000 रुपये ही होगा। इसको दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हैं, जैसे 1000 रुपये अगर दाम है किसी का और 12% की छूट अगर दिया जाए तो इसमें कितना छूट दिया जाएगा? 12/100, 120 रुपया। तो 1000 रुपये का अगर विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, उसका क्या हो जाएगा?
1000 माइनस 120 और ये आ जाएगा 880 रुपया। यही प्रश्न हमारा कह रहा है कि 12% अगर छूट दे दें तो 880 रुपये में बिक जाएगा, तो अंकित मूल्य क्या है। तो यानी अंकित मूल्य उसका 1000 रुपये हमारा सही है। ये हम चेक कर सकते हैं इसको। केतन एक साड़ी पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए जिसका मूल्य उसके लिए 3000 रुपये है और जिस पर 10% छूट देने के बाद में 20% का लाभ हो। मूल्य उसका है, कॉस्ट प्राइस है उसका 3000 रुपये। कितना मूल्य अंकित करना चाहिए कि उसका 3000 रुपये पर 10% की छूट देने के बाद में 20% का लाभ हो। देखिए 3000 रुपये पर 20% का लाभ उसको चाहिए। 20% का लाभ का मतलब है 3000 गुणा 20/100 इतना लाभ चाहिए। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 जीरो 600 रुपये का लाभ चाहिए। यानी कि वो 3000 का जो 3000 की साड़ी है वो 3600 रुपये में उसको बेचना है। 3600 रुपये में 600 रुपया लाभ और 3000 उसका दाम, 3600 रुपये में वो सेल करेगा। अब ये कह रहा है कि उसको 10% छूट भी देनी है उसको, तो उसको कितना दाम उस पर अंकित करे वो। तो माना अंकित मूल्य बराबर X रुपया। X रुपया उसने अंकित कर दिया है। अब इस पे वो कह रहा है कि छूट 10% की देंगे, यानी कि वो ये कह रहा है कि 90/100 10% की छूट, और इसके बाद में बिकेगा कितने में, 3600 में वो, ऐसे। तो इसको सॉल्व कर लें। नौ चौक 36 40 हो गए। X = 40 और ये गुणा 100 हो गया ये 4000 रुपये। यानी कि उसको 4000 रुपये अंकित मूल्य उसका रखना चाहिए। अंकित मूल्य का मतलब जो उस पर स्टिकर लगाते हैं कि कितने रुपए का है। इसको हम दूसरे तरीके से चेक भी कर सकते हैं कि अगर 4000 रुपये का है, मान लो उस पर लिखा है 4000 रुपये और 10% की छूट दे दिया, तो 10% की छूट है ये। केवल हम ये आंसर हो गया हमारा 4000 रुपये। केवल हम इसको चेक करते हैं, 10% की छूट 4000 रुपये में, 4000 रुपये पर, तो कितना हो जाएगा 10% की छूट, यानी 400 रुपये। 10% का मतलब 1 जीरो यहाँ से हटा दे तो ये 400 रुपये, 400 रुपये की छूट होगी। तो इसको सेलिंग प्राइस इसका क्या होगा, 4000 माइनस 400 और ये हो जाएगा 3600 रुपया। यानी कि 3600 रुपये में उसको उस साड़ी को ख़रीदना है, और वो 3000 रुपये की एक्चुअल में साड़ी है, तो 600 रुपये उसको लाभ मिल रहा है, और ये 600 रुपये वही है जो 20% का उसको लाभ होने वाला है। तो इस तरीके से हम इसको चेक भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक साइकिल व्यापारी साइकिलों के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि वह साइकिल की बिक्री पर 360
रुपये का लाभ प्राप्त करता है तो साइकिल का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। 360 रुपये का लाभ प्राप्त करता है और उसको लाभ होता है 20%, यानी कि 20% लाभ बराबर 360 रुपये है। तो 1% बराबर 360/20 और 100% बराबर 360/20 इंटू 100। इसको हम कैंसिल कर लें। 2 18 में 36, ये हो जाएगा 1800। यानी कि जो उसका दाम है साइकिल का वो 1800 रुपये है। ये 1800 रुपये साइकिल का दाम है। अब वो कहता है इनके अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। ₹1800 उसका दाम है और उसका लाभ होता है 20%। तो वो सेलिंग प्राइस उसका क्या होगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा 1800, क्योंकि ये उसका कॉस्ट प्राइस है और लाभ उसका है 360 रुपये। टोटल हो गए ये 2160 रुपये, यानी 2160 रुपये में वो बेचता है। देखते हैं 2160 रुपये बेचता है, लेकिन अंकित मूल्य पर 25% की छूट दे करके। अब वो कह रहा है कि अंकित मूल्य क्या है। माना अंकित मूल्य ₹100 है। ₹100 उसका अंकित मूल्य है और बिकता कितने में है वो? 2160 रुपये में। और यहाँ पर वो 25% की छूट देता है। 25% छूट का मतलब है, अगर 25% छूट कहें तो 75/100 से गुणा करा दें, बराबर ये हमारा समीकरण बन के तैयार हुआ कि ये 25% की छूट यानी कि 75/100 हो गया और उसके बाद में 2160 रुपये बिक रहा है। तो इसको हम x = 2160 × 100 और बटे 75 ऐसा कर लें, कैंसिल कर दें। 25 × 75, 25 × 100, ये हो गया 2160 × 4/3। फिर से इसे कैंसिल कर लें। 3 एकम 3, 3 सते 21, 3 दूनी 6 और 1 0। ये हो गया 720 × 4। और जब 720 × 4 इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 2880 रुपया, यानी कि उसका अंकित मूल्य 2880 रुपया होना चाहिए। यह है अंकित मूल्य। यह आंसर हुआ। 2880 रुपये उसको अंकित मूल्य डालना चाहिए, तब वो 25% की छूट देगा और उसके बावजूद भी उसको 20% का लाभ हो जाएगा,
क्योंकि एक्चुअल में वो साइकिल 1800 रुपये की है। 1800 रुपये की साइकिल है और उस पर दाम पड़ा हुआ है 2880 रुपये का। दाम पड़ा है 2880 रुपये का और ये साइकिल है 1800 रुपये की। उसके बाद में जो 2880 रुपये का दाम पड़ा है उस पर, उसमें 25% की छूट दे दिया है और छूट देने के बाद में वो 2160 रुपये में बिक जाएगी। और 2160 में जब बिकेगी तो भी उसको 20% का लाभ मिल जाएगा। इस तरीके से प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य रखना चाहिए जिससे कि अंकित मूल्य पर 25% छूट देने के पश्चात उसको 20% का लाभ हो। देखिए, माना कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है और वो 20% का लाभ चाहता है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? 120 रुपया होगा। 20% का लाभ, 100 रुपये में 20 रुपये का लाभ, तो यानी 120 रुपये में वो बिकना चाहिए। लेकिन वो कहता है कि अंकित मूल्य पर 25% की छूट भी देगा वो, तो कितना होना चाहिए? उसका अंकित मूल्य क्या होना चाहिए? तो माना अंकित मूल्य 100 रुपया है, तो 100 रुपया अंकित मूल्य है। 25% की छूट देगा वो, इट मीन्स 75/100 से गुणा करा दें, क्योंकि ये 25% की छूट दे रहा है। और तब वो बिकेगा कितने में? 120 में। 120 ये विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है। इसको सॉल्व कर लें, ये हमारा समीकरण बन गया। तो x इज इक्वल टू 120 गुणा 100 बटे 75। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 120 गुणे 4 बटे 3, 3 चौक 12, 40, ये हो गया 160 रुपया। यानी उसका अंकित मूल्य 160 रुपया होना चाहिए। 160 रुपया उसका अंकित मूल्य होना चाहिए। जैसे 160 रुपया का स्टिकर लगा दिया कि 160 रुपये का है, ये उसका स्टिकर लगा हुआ 160 रुपये का। और फिर वो कहता है इस पर 25% की छूट देंगे। तो 25% का छूट का मतलब है कि ये 160 गुणे 25/100 कितने की छूट दे रहा है? ये 25 चौके 100, ये 160/4 यानी 40 रुपये की, 40 रुपये की छूट दे रहा है। तो उसके बाद में ये सामान बिकेगा, सेलिंग प्राइस इसका हो जाएगा 160 में 40 कम हो गया 120 रुपये का। जो 100 रुपये का सामान था वो 120 रुपये में अभी भी बिक रहा है, यानी कि उसको 20% का लाभ मिल रहा है। यही प्रश्न हमारा कह रहा है कि अंकित मूल्य क्या होना चाहिए। तो अंकित मूल्य उसका 160 रुपया होना चाहिए, जो कि अभी हमने सॉल्व किया इधर कि 160 रुपया उसका अंकित मूल्य होना चाहिए। ये हम चेक कर रहे हैं केवल। अगला प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है, तो उसका अंकित मूल्य क्या होना चाहिए जो दुकानदार को 450 रुपये में पड़ती है? देखिए, उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 4 से 50 रुपये है,
अब उसे चाहिए 20% का लाभ। तो 20% का लाभ, 20% का लाभ कितना हो जाएगा? 450 गुणे 20 और बटा 100, और ये हो जाएगा 90 रुपये। 90 रुपये का लाभ चाहिए, यानी कि वो बेचना है उसको, सेलिंग प्राइस उसका हो जाएगा 450 रुपया, क्योंकि खरीद दाम है ये, और 90 रुपया लाभ है, ये हो जाएगा 540 रुपये। 540 रुपये में उसको बेचना है। अब ये कहता है कि अंकित मूल्य बताओ जो दुकानदार को 450 में पड़ती है, जबकि 10% की भी छूट भी देगा इसी पर। देखिए, अंकित मूल्य माना अंकित मूल्य 100 रुपये है। 10% की छूट देने के बाद में ये 90/100, और ये बराबर कितने में बिकेगी? सेलिंग प्राइस इसका 540 रुपये है। 540 रुपये सॉल्व कर लें, ये कैंसिल। 9 छाक 54, 60, x इज इक्वल टू 60 गुणा 10 बराबर 600 रुपया, यानी अंकित मूल्य उसका 600 रुपया होना चाहिए। ये हमारा आंसर है। इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि 600 रुपये का अगर कोई स्टिकर उसने लगा दिया है दुकानदार ने कि ये 600 रुपये की कोई वस्तु है, मान लो कोई शर्ट है, 600 रुपये उस पर दाम पड़ा हुआ है, 600 रुपया, ये केवल हम चेक करते हैं बस। 10% की वो इस पर छूट देता है। 10% की छूट का मतलब 60 रुपया, तो 540 में उसको ख़रीदना होगा, 540 में बिक जाएगी कोई वस्तु। और जबकि हमें पता है कि वो 450 रुपये में उसने ख़रीदा है, तो उसको लाभ कितना हो जाएगा? 90 रुपये का, और यही 90 रुपये का लाभ उसको 450 में 90 रुपया लाभ मिलता है, यानी 20% का उसको लाभ होता है। यही हमारा प्रश्न कह रहा है, यानी हमारा उत्तर सही है। एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य 18,500 रुपया है। एक विक्रेता इस पर 2 क्रमिक छूट 20% और 5% देता है। रेफ्रिजरेटर कितने मूल्य पर उपलब्ध होगा? क्रमिक छूट देता है, यानी कि एक बार 20% का छूट दिया, फिर से एक 5% का छूट दिया, इस प्रकार से इसका मतलब है। तो मूल्य बराबर उसका दाम कितना है? अंकित मूल्य 18,500 है। 2 छूट देता है, 20% की छूट दिया, तो 20% छूट का मतलब 80/100 से गुणा करा दें। 5% की छूट दिया है तो 95/100 से गुणा करा दें। ये दोनों छूट हो गई। इसके बाद में जो आएगा वही हमारा उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। एक कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। 5 दूनी 10, 19 बचे 95, ये आ गया।
185 गुणा 8 गुणा 19/2 और फिर 2 चौको 8, तो ये हो जाएगा 185 गुणा 4 गुणा 19, और ये सारा जब गुणा कराएंगे तो ये आएगा 140/60, यानी कि अगर 18,500 रुपये किसी वस्तु का दाम पड़ा है और इस पर दो क्रमिक छूट, एक बार 20% एक बार 5% दी जाती है, तो कितने मूल्य पर यह उपलब्ध होगा? तो ये 14,060 रुपये में उपलब्ध होगा। ये इसका विक्रय मूल्य होगा, सेलिंग प्राइस होगा। ये होगा सेलिंग प्राइस, यानी कि इसमें ये बिकेगी 14,060 रुपये में। इसको एक और तरीके से हम परसेंट चेंज से देख सकते हैं कि कितना परसेंट इसमें छूट होगा। देखिए, परसेंट चेंज का फार्मूला है A+B+AB/100। यहाँ छूट घट रहा है, यानी कि ए भी माइनस में और बी भी माइनस में रहेगा, तो ये फार्मूला ऐसे लिखा जाएगा -A -B, और ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो प्लस AB/100। ये सेम चीज़ है, केवल इसलिए यहाँ पे चिन्ह बदल गए क्योंकि यहाँ दोनों घट रहे हैं। तो एक बार 20% एक बार 5% की छूट है। अगर परसेंट चेंज इसको निकालें तो ये हो जाएगा -20 -5 प्लस 20 × 5 और बटे 100, तो 20 पंचे 100 और 100 कट जाएगा 1, ये हो जाएगा -25 प्लस 1 हो जाएगा, ये कट के ये हो जाएगा -24, यानी कि माइनस दिखाता है कि कम हो जाएगा, 24% ये कम हो जाएगा। ये इसका रिजल्ट रहेगा, 2 बार में 24% कम हो जाएगा। तो अगर इसको ऐसे सॉल्व करना चाहें हम, तो 18,500 रुपये की जो वस्तु है 18,500 की है और ये 24% इसमें कम हो जाएगा, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये 24% कम, यानी कि अब कितने पर बचेगी? ये 76% पर, 76/100 ये कर दें तो भी हमारा यही आंसर आएगा, ये 140/60 रुपये, यही आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम एक बार में इसको देख लें कि 20% की छूट और 5% की जो कंबाइन छूट है वो कितना होगा। तो ये होगा दोनों छूट मिला करके 24% की छूट, और जब 24% की छूट हम करें तो ये 18,500 गुणा 76/100, क्योंकि 100 में 24 हम निकाल दें तो 76 बचेगा, 76/100, और ये वही रिजल्ट आएगा। तो ये दूसरा तरीका है, आंसर एक ही आएगा। एक अकेली छूट ज्ञात कीजिए जो दो क्रमिक छूट हों, 20% और 5% के बराबर हो। तो अभी हमने जैसे कहा है परसेंट चेंज वाला फार्मूला, उसी से परसेंट चेंज बराबर A+B+AB/100, और इसमें जब हम छूट की बात करते हैं तो ये माइनस माइनस हो जाएंगे, तो इसका फॉर्मेट क्या होगा? -A -B प्लस AB/100, ये, और इसी को हम लगा दें कि एक 20% है, 5% है, तो -20 -5
प्लस 20 × 5 और बटे 100, और इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -25 प्लस 20×5 100 और 5 एकम 5, 5 एकम 5 यानी ये एक बचेगा, ये यहाँ पे +1 हो जाएगा, तो ये -24%। ये माइनस का चिन्ह दिखाता है कि कम पड़ जाएगी वो राशि, 24% घट जाएगी। इसका मतलब है 24% कम हो जाएगी या छूट मिलेगी। ये हमारा आंसर है। अगर दो छूट, कोई दुकानदार यह कहता है कि एक बार 20% की छूट दे रहे हैं और दूसरी बार 5% की छूट दे रहे हैं और टोटल ये 25% की छूट दे रहे हैं, तो ये गलत है। टोटल ये छूट केवल 24% की होगी। इस तरीके से ये कन्फ्यूज करने वाला है, क्योंकि एक 20% की छूट और एक 5% की छूट 25% छूट के बराबर नहीं होगा, ये कम हो जाएगा, 24% की छूट के बराबर होगा। एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 है। यदि जनसंख्या 7.5% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ती है तो कस्बे की जनसंख्या 2 वर्ष के बाद में क्या होगी? देखते हैं। 80,000 की जनसंख्या है और 7.5% की दर से बढ़ रही है, तो एक साल में अगर 7.5% बढ़ रही है तो बढ़ने के लिए 100 में जितना बढ़ रहा है उतना जोड़ दें और बटे 100 कर दें, तो 107.5 बटे 100, यानी एक साल में ये इतनी जनसंख्या हो जाएगी। और कह रहा है कि अगले साल भी इतना ही बढ़ रहा है, यानी कि एक बार और 107.5 बटे 100 और गुणा कर दें, ये होगी 2 साल के बाद की जनसंख्या। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ डेसिमल है, यहाँ डेसिमल है, 2 अंक पे डेसिमल है, तो इसको हम कर दें 100 से ऊपर नीचे गुणा, तो यहाँ का दोनों का डेसिमल हट जाएगा, तो इसको ऐसे लिख लें 80,000 गुणे, यहाँ डेसिमल हम हटा रहे हैं अब, क्योंकि इस डेसिमल के बदले हम यहाँ पे गुणा करा रहे हैं। यहाँ पे एक हम 100 से ऊपर और 100 से नीचे गुणा करा दें, तो ऊपर जब गुणा कराएंगे 100 से तो एक डेसिमल यहाँ का हटेगा ये वाला, और एक डेसिमल ये वाला हट जाएगा, और ये दोनों डेसिमल हट जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 107.5 अब नहीं हो गया, 1075 हो गया, और गुणे फिर 1075 हो गया। और ये जो 100 है ये दोनों डेसिमल हटाने में चला गया, ये वाला 100, और नीचे का 100 बच जाएगा, बटे 100 गुणे 100 और फिर एक बाद में गुणा करने वाला 100, ये। तो इसको सॉल्व करें, ये दोनों जीरो कैंसिल, ये दोनों जीरो कैंसिल। इसको हम 25 से
25 से कैंसिल करते हैं, 25 चौके 100 और ये आ जाएगा 43। और इसको हम ऐसे लिख लें पहले, 8 गुणे 10 75 गुणे 43 और बटे 4। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 गुणे 10 75 गुणे 43 और ये पूरा रिजल्ट आएगा इसका 92,450। यानी कि जो 2 साल के बाद में जनसंख्या होगी 92,450 जनसंख्या होगी। यही आंसर होगा 2 साल के बाद में। इसको एक दूसरे तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज में जो फार्मूला लगाते हैं उसी तरीके से कि उसका अमाउंट P 1 + R/100 और इंटू T होता है, उसी फार्मूले से। अस्सी 80,000 जनसंख्या है, 1 + R 7.5% के दर से बढ़ रही है, तो 7.5/100 और 2 साल के बाद में तो ऐसे। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 3/40 आ जाएगा। ये काटने पे 25 से ये एक यहाँ पे डेसिमल हटाने के लिए एक यहाँ से गुणा करना है। जैसे ये जो डेसिमल है इसको हटाने के लिए यहाँ से एक 10 से गुणा करें और इस नीचे 100 में एक 10 से गुणा करें, तो ये हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा 1000 और 25 से काट देंगे अगर, तो ये हो जाएगा 25 × 75 और 25 चौके 100 और 1 0 40, 3/40 ये हो जाएगा। और इसको और सॉल्व करें तो 80,000 और ये हो जाएगा 43/40 गुणे 43/40 और इसको थोड़ा हम कैंसिल करें, चालीस दूनी 80, ये हो जाएगा 2000। 2000 गुणे 43 गुणे 43 और बटे 40। फिर इस 40 को कैंसिल करें, 40 50 यहाँ पे आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 50 गुणे 43 गुणे 43 और इसका जो रिजल्ट रहेगा 50 गुणे 1849 और अंत में आ जाएगा 92
450, ये आंसर। तो ये दूसरा हमारा तरीका है, क्योंकि यहाँ पे जैसे चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ जाता है उसी तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है। तो एक साल में जितनी बढ़ के हुई 7.5%, वो टोटल का फिर से 7.5% बढ़ गई। इसलिए हम ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला जो ये फार्मूला है इसको लगा के भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इसका आंसर वही आएगा जो हमारा पहले में आंसर आया था, ये 92,450, और यहाँ भी आंसर है हमारा 92,450। एक गांव की जनसंख्या 40,000 है। यदि वार्षिक जन्म दर 4% हो और वार्षिक मृत्यु दर 2% हो तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या की गणना कीजिए। देखिए 2 वर्ष के बाद में टोटल जनसंख्या है 40,000, 40,000 है। जन्म दर 4% है, यानी जन्म दर का मतलब बढ़ रही है जनसंख्या। 4% बढ़ने का मतलब 104/100 हो जा रहा है, ये बढ़ रहा है। और मृत्यु दर 2%, मृत्यु दर का मतलब कम हो रही है 2%, यानी कि 98/100। 2% कम हो रही है तो 2 घटा दें, 98/100, और 4% बढ़ रही है तो 4 जोड़ दें, 104/100। ये हमारा जो 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या है वो यही होगी। तो 2 जीरो कैंसिल, इसके 2 जीरो, ये 2 जीरो से कैंसिल, तो हो जाएगा 4 गुणे 104 गुणे 98। इनको दोनों को गुणा करें तो ये हो जाएगा 416 गुणा 98, और जब फिर से इसको गुणा करें तो हो जाएगा 40,768। ये हमारा आंसर होगा। इसको एक दूसरे तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे परसेंट चेंज वाले से। परसेंट चेंज में हम फार्मूला देखते हैं। एक बार जो बढ़ रही है उसको प्लस में लिखेंगे, a+b+ab/100। जो बढ़ रहा है उसको प्लस में लिखेंगे, और जो घट रहा है उसको माइनस में लिखेंगे। ये इस तरीके से हम करेंगे। 4% जन्म दर है, यानी बढ़ रही है, a बराबर +4, और b बराबर, यानी ये घट रही है तो -2, ऐसा लिखना है इसको। तो a 4 और b -2, और दोनों का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बटे 100, इस तरीके से। 4 में से 2 गया, 2 माइनस 4 दूनी 8, 8/100, इसको हम लिखेंगे 8/100 को इस तरीके से, क्योंकि ये 2 अंक पे दशमलव हमें लगाना है, तो 0.08 है। और ये अगर इसको घटा लें इसमें से तो ये बचेगा 1.92%। ये प्लस में आ रहा है, यानी कि बढ़ रही है जनसंख्या, इतनी बढ़ेगी। यानी कि 4% अगर जन्म हो रहे हैं लोगों के और 2% मृत्यु हो रही है तो टोटल इसका रिजल्ट रहेगा 1.92% बढ़ेगी जनसंख्या टोटल। और इतना अगर बढ़ेगी तो इसको हम सॉल्व करने के लिए ऐसे कर सकते हैं कि 40,000 है और 1.92% ये बढ़ रही है।
ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल हो गया, तो ये आएगा 768। ये बड़ी जनसंख्या है, बड़ी जनसंख्या है। तो टोटल जनसंख्या अब 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? तो कुल जनसंख्या 40,000 पहले से थी और 768 बढ़ गई, तो यही हो जाएगा। ये तो इस तरीके से हम इसको परसेंट चेंज वाले फार्मूले से भी लगा सकते हैं। 2 तरीके हैं। एक कस्बे की जनसंख्या 3 वर्ष पहले 1,60,000 थी। यदि यह 3%, 2.5% और 5% की दर से अंतिम 3 वर्ष में बढ़ी हो तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। 3 साल पहले 1,60,000 थी, उसके बाद में 1 साल में 3% बढ़ी है, फिर 2.5% बढ़ी है और फिर 5% बढ़ी है। तो 3 साल में इसकी क्या जनसंख्या हो जाएगी? तीन वर्ष पहले ये जनसंख्या थी, देखिए वर्तमान जनसंख्या होगी 1,60,000। तीन प्रतिशत 1 साल में बढ़ी है, यानी 103/100 करें। फिर 2.5% बढ़ी है तो 102.5 और बटे 100 कर दें। जितना बढ़ा है उतना 100 में जोड़ देना है। 5% बढ़ी है तो 105/100 कर दें। ये वर्तमान जनसंख्या होगी। अगर इसको कैलकुलेट कर ले तो यही वर्तमान जनसंख्या होगी। देखिए 1 0 1 0, ये 2 कैंसिल हुए, ये 0 ये 0, ये कैंसिल हुआ, और यहाँ पर 20 5 से कैंसिल करते हैं तो 21 पंचे 105, 5 विषयम 100, 16 आ रहा है, गुणा 103 गुणा 102.5 गुणा 21 और बटा 20 आ रहा है। 4 से काट दें, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, और फिर 5 से काट दें, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, एक यहाँ पे डेसिमल लगा लें। 4 गुणे 103 गुणे 20.5 गुणे 21, इनको हम फिर से कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा
1,77,366। इसको पूरा कैलकुलेट करने के बाद में ये है वर्तमान जनसंख्या और यही इसका आंसर होगा। एक कस्बे की 2 वर्ष पहले जनसंख्या 6250 थी। कुछ व्यक्तियों के और शहरों में चले जाने के कारण कस्बे की जनसंख्या 4% की दर से प्रतिवर्ष घट जाती है, तो वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? देखिए, वर्तमान जनसंख्या बराबर 6250, ये 2 वर्ष पहले थी। 4% घट रही है हर साल, तो यानी कि अब बच रही है 4% घट रही है। यदि 4 घटा दे, 96/100 कर दे, फिर से एक बार 96/100 कर दे, क्योंकि अगले साल फिर वही घटा है 4%, 2 साल घटे हैं, तो जो इसका रिजल्ट होगा वही हमारा आंसर होगा। चार 24 चौको 96 और 25 चौको 100, इसको भी काट दें, 24 25, तो ये हमारा आंसर गुणा 24 बटे 25 गुणा 25। 25 25 ही हम 625 होता है, एक जीरो बढ़ा दें, ये हो जाएगा 250 गुणा 24 बटे 25, और फिर से 25 दहम 250। तो ये जोड़ के सब कुछ अगर कैलकुलेट करें इसको, 24 का स्क्वायर 24 गुणा 24 होता है 576, और एक 10 से गुणा करा दें, एक जीरो और बढ़ा दें, तो ये हमारी जनसंख्या हो जाएगी 2 साल के बाद में 5760 जनसंख्या। अगर 4% घट रही है 2 साल के बाद में, तो ये जनसंख्या बचेगी। एक रेफ्रिजरेटर जिसे 2 वर्ष पहले खरीदा गया था, इसके मूल्य में 12% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 9,680 रुपये है, तो इसे कितने में खरीदा गया था? देखिए, विक्रय मूल्य, वर्तमान मूल्य इसका 9,680 रुपये है। कितने में खरीदा गया था? माना इसको X रुपये में खरीदा गया था, माना X रुपये में खरीदा था, X में खरीदा था। 12% दर से घट रहा, अवमूल्यन का मतलब घट रहा है, अवमूल्यन का मतलब घट रहा है, तो 12% घट गया, तो 100 में 12 कम हो गए, बचा 88। 88 बटा 100 से गुणा करा दें, एक साल में इतना बचा, और ये 2 साल ऐसे ही घटा है, तो एक बार और 88 बटा 100 से गुणा करा दें, और ये बराबर है 9680, तो X बराबर, ये हमारा समीकरण होगा 9680 गुणा 100 और गुणा 100 बटे 88 गुणे
88। ग्यारह से इसको कट करते हैं, 11 अठे 88, 11 अठे 88। यहाँ पे 8 बचा, 96 में से 88 चला गया, 8 बचा और एक 8, 88 फिर हो गए। फिर 11 अठे 88 और एक 0। इसके बाद में आता है ये 880 गुणा 100 और फिर से गुणा 100 बटे 8 गुणे 88। तो ये 88 दहम। फिर हो गया ये 10 गुणा 100 और गुणा 100 और बटे 8। और सॉल्व करें इसे, 4 दूनी 8, 25 चौको 100, 2 पंचे 10, 5 गुणा 25 गुणा 100, 25 दूनी 50 और 2 0, यानी 5000 में ख़रीदा गया। पाँच गुणा 25 5 गुणा 25 गुणे 100, ये हो जाएगा 25 पंचे 125 और 2 0, यानी 12,500 रुपये में ख़रीदा गया था ये आंसर हो गया हमारा। 12,500 में ख़रीदा गया था और 2 साल पहले 12% की दर से इसमें दाम घट गए इसके, तो आज इसका वर्तमान मूल्य 9,680 रुपया बच जाएगा। तो ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट, एक नई कार का मूल्य 3,60,000 रुपये है। इसके मूल्य में 10% प्रतिवर्ष की दर से पहले 2 वर्षों में अवमूल्यन होता है, इसके बाद 20% की दर से 1 वर्ष के लिए अवमूल्यन होता है। कार का 3 वर्षों के बाद मूल्य क्या होगा? 3,60,000 उसका दाम था, पहले साल में 10% उसका दाम घटा और फिर अगले साल भी 10% घटा, 2 साल में 10% घटा है। इसके बाद 20% दाम घटा है और तब कहता है कि 3 वर्ष के बाद इसका मूल्य क्या होगा। देखते हैं, 3 वर्ष के बाद मूल्य 3,60,000 है उसका दाम, पहले साल में 10% घट रहा है, यानी कि 90/100 से गुणा करा दें, 10% कम हो रहा है। अगले साल फिर से वही हो रहा है, फिर 90/100 से गुणा करा दें और उसके बाद 20% घट रहा है, यानी 80/100 से गुणा करा दें। इस तरीके से हमारा आंसर जो भी आएगा वही आंसर हमारा होगा। ये 0 से कैंसिल हुआ, ये दोनों 0 इससे कैंसिल हुए, ये इससे कैंसिल हुए, तो ये हो जाएगा 36 गुणा 90 गुणा 9 गुणा 8।
ये टोटल इसका रिजल्ट रहेगा।